हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी टूल्स। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रिप्स मिशन मार्च 1942। तो क्रिप्स मिशन हम कल देख चुके थे। आज हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बस एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि क्रिप्स मिशन क्यों आया था और इसके पीछे का कारण क्या था। तो क्रिप्स मिशन जब आया था मार्च 1942 में, उसके पीछे की पृष्ठभूमि को जानते हैं। तो सितंबर 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है तो भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह उसी समय शुरू हो जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था वो अगस्त प्रस्ताव के विरोध में शुरू होता है। और व्यक्तिगत सत्याग्रह का मतलब ये है कि अंग्रेजी सरकार को भारतीयों का सहयोग नहीं मिल पा रहा है। दूसरी ओर जापान जो है वो धीरे धीरे भारत की ओर बढ़ रहा था, तो जापान के आक्रमण का भी डर था। तो इससे बचने के लिए और भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए 11 मार्च 1942 को एक मिशन भेजा गया था चर्चिल ने। चर्चिल उस समय ब्रिटिश पीएम था, कंजर्वेटिव पार्टी का था। तो क्रिप्स मिशन भेजा था जिसका लीडर सर स्टैफोर्ड क्रिप्स था, जो लेबर पार्टी का था। क्योंकि भारतीयों का जो एक तरह से झुकाव था वो लेबर पार्टी की तरफ अधिक था। भारतीय सोचते थे कि लेबर पार्टी जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी की तुलना में ज़्यादा अच्छी है। तो क्रिप्स जो मिशन जो है वो दिल्ली पहुंचता है 23 मार्च 1942 को और 30 मार्च 1942 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो क्रिप्स मिशन आखिर भारत में क्यों आया था, तो हमने देखा कि उस समय जो संविधान कांग्रेस जो है वो संविधान सभा बनाने की बात कर रही थी और अंतरिम सरकार बनाने की बात कर रही थी। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम लीग जो है वो पृथक राष्ट्र की मांग कर रही थी। तो एक तरह से दोनों के बीच संवैधानिक गतिरोध पैदा हो गया था। और वहीं दूसरी ओर जब भारत में संविधान गतिरोध को ख़त्म करते हुए सेकेंड वर्ल्ड वार में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना चाहती थी ब्रिटिश सरकार, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध को जीतना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था अंग्रेजी सरकार के लिए। तो भारतीय उपनिवेश में शांति और सहयोग बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग इन दोनों के बीच जो संवैधानिक गतिरोध है इसको कैसे भी शांत किया जाए और द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त किया जा सके। तो इसके लिए भारत में संवैधानिक गतिरोध को ख़त्म करते हुए सेकेंड वर्ल्ड वार में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए क्रिप्स मिशन भेजा गया था। और यूएसए और यूएसएसआर का दबाव लगातार बन रहा था कि आप अपने उपनिवेशों में सहयोग बनाए रखें और शांति बनाए रखें। तो इसके लिए भी क्रिप्स मिशन आया था। जापानी आक्रमण का भी डर था, क्योंकि जापान की भारत से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन जो भारत था वो ब्रिटिश का उपनिवेश था और ब्रिटिश उपनिवेश होने की वजह से जापान जो है वो भारत पर आक्रमण कर रहा था, आक्रमण की ओर बढ़ रहा था। तो एक तरह से जापानी आक्रमण का भी डर था। तो ये सारी परिस्थितियाँ थीं क्रिप्स मिशन के पीछे। क्रिप्स मिशन में अपनी रिपोर्ट में क्या क्या कहा था, तो भारत को डोमिनेंट स्टेटस देने का दर्जा मतलब कहा था कि डोमिनेंट स्टेटस प्रदान किया जाएगा। फिर देशी रियासतों और ब्रिटिश भारत से मिलकर भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। लेकिन इस संघ में एक बात कही गई थी कि कोई भी प्रांत अलग भी रह सकता है, कोई प्रांत अगर चाहे तो वो अलग भी रह सकता है, भारतीय संघ में नहीं मिलना चाहे तो नहीं मिले। तो इससे जाहिर सी बात है अल्पसंख्यक जो थे यानी कि मुस्लिम लीग वो पृथक राष्ट्र चाहती थी, तो वो कभी भी भारतीय संघ में नहीं मिलेगी। और जो कांग्रेस पार्टी थी वो हमेशा ये चाहती थी कि पूरे भारतीय संघ का निर्माण हो। तो इस वजह से जब अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम लीग पृथक राष्ट्र की मांग कर रही है, तो जो भारत में अन्य 600 से ज़्यादा जो देशी रियासतें या रजवाड़े थे वो भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे। तो वो भी कभी भी भारतीय संघ में मिलना कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो इससे भारत के और ज़्यादा टुकड़े हो जाएंगे। तो ये डर था कांग्रेस को। प्रतिनिधित्वपूर्ण संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ब्रिटिश भारत से जो है सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे और देशी रियासतों से मनोनीत किए जाएंगे, ऐसा भी कहा गया था। संविधान को तैयार करेगी, उस संविधान को तभी स्वीकार किया जाएगा जब ब्रिटिश सरकार उसको तभी स्वीकार करेगी जब उसमें अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात कही गई होगी। तो अब क्वेश्चंस पे आते हैं कि ब्रिटानिया सरकार के प्रस्तावों की प्रारूप घोषणा जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स लाए थे उसमें क्या क्या थी, यानी कि जो क्रिप्स योजना थी उसकी प्रारूप में घोषणा क्या क्या की गई थी। तो भारत को डोमिनेंट स्थिति दी जानी चाहिए। दूसरा, सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए और कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है। भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाए। तो ये सारी बातें क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में कही गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारतीय संघ की स्थापना करना तथा उसे डोमिनियन स्टेटस प्रदान करना, यानी कि डोमिनियन पद प्रदान करना और भारतीय संघ की स्थापना, ये क्रिप्स मिशन का महत्वपूर्ण पहलू था। युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा, संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य, कोई भी सूबा भारतीय प्रांत से बाहर रह सकता है, ये सारी बातें क्रिप्स मिशन के संबंध में सही हैं, क्योंकि क्रिप्स मिशन में ही ये सारी बातें कही गई थी। तो क्रिप्स मिशन के संबंध में ही ये बात सही है कि युद्ध समाप्त होने पर भारत को डोमिनियन दर्जा देगा और संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य होगा और भारतीय संघ से कोई भी प्रांत अगर बाहर रहना चाहता है तो वो बाहर रह सकता है। तो ये सब क्रिप्स मिशन में कहा गया था, जिसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटे हुए बैंक के नाम का एक उत्तर दिनांकित चेक, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैशिंग बैंक, ये किसने कहा था क्रिप्स मिशन के बारे में? तो ये गांधी जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रधानमंत्री जिसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? तो विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा था। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो क्रिप्स मिशन के साथ जो वार्ताकार थे कांग्रेस की तरफ से, तो कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद थे। तो नेहरू और आज़ाद जो थे वो क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती किसने कहा? तो गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था। तो क्रिप्स मिशन के बारे में 2 पॉइंट निकल कर यहाँ सामने आते हैं जो आपको याद रखना है। क्रिप्स मिशन 1942 के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार आपको याद रखना है, एक तो जवाहरलाल नेहरू थे, दूसरे मौलाना आज़ाद थे। दूसरा पॉइंट, गांधी जी के जो आंदोलन हैं उनको राजनीतिक फिरौती किसने कहा था? तो लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था। क्रिप्स मिशन के बाद शुरू होता है भारत छोड़ो आंदोलन। तो जुलाई 1942 में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक जब वर्धा में होती है, तो इसी वर्धा बैठक में गांधी जी बैठक कर रहे थे और इसमें भारत छोड़ो आंदोलन को स्वीकार किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा जो है वो 8 अगस्त, फिर जुलाई के बाद जब अगस्त आता है तो 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक बॉम्बे में भाषण दिया था, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की गई थी, जिसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं, क्योंकि 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक बॉम्बे से शुरू हुई थी। अनुमति कांग्रेस की वर्धा बैठक से ही मिल गई थी इसकी, और इसका नाम जो है भारत छोड़ो आंदोलन वो मेहर अली ने दिया था। गांधी जी का तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन था जो कभी वापस ही नहीं लिया गया था, जिसकी अंतिम परिणति भारत की स्वतंत्रता थी। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव से संतुष्ट न होना ये कारण था भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने का। दूसरा, जापानी आक्रमण का डर था कि जब तक ब्रिटिश सरकार भारत को अपना उपनिवेश बनाए रखेगी तब तक जापानी आक्रमण का डर है। परिपक्व होता हुआ राष्ट्रीय आंदोलन, ये सभी कारण थे भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने के। क्या क्या घोषणाएं की गई थी कि भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, किसी भी कीमत पर अब आज़ादी से कम किसी भी मांग को स्वीकार नहीं किया जाएगा, करो या मरो का नारा दिया था, और प्रत्येक व्यक्ति अपना नेता स्वयं होगा क्योंकि गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। जाहिर सी बात है, गांधी जी को पता था द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है और कोई भी बड़ा आंदोलन करते तो हाल के हाल ब्रिटिश सरकार हमें गिरफ्तार कर लेगी। अगर गिरफ्तार कर लिया गया तो आंदोलन जो है वो नेतृत्वहीन हो जाएगा, और नेतृत्वहीन हो गया तो फिर आंदोलन का कोई अर्थ नहीं रह गया। तो इसलिए गांधी ने पहले ही कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने नेता स्वयं होगा, किसी के निर्देश का इंतजार ना करें। कार्यक्रम क्या क्या थे? तो इसमें साफ कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार के जो सैनिक हैं वो नौकरी ना छोड़ें, लेकिन भारतीय जनता पर गोली चलाने से इनकार कर दें, और देशी रियासतों के जो शासक हैं वो अपनी जनता की आवाज़ सुनें, अपनी जनता की प्रभुसत्ता को स्वीकार करें। देशी रियासतों की जनता अपने शासक का समर्थन करे यदि राजा जो है वो सरकार का विरोधी है, यानी कि ब्रिटिश सरकार का अगर विरोधी है तो उसका समर्थन करो। ऐसे ही जमींदारों से कहा गया था कि किसान जो है वो जमींदारों के साथ दें यदि जमींदार सरकार का विरोधी है, ब्रिटिश सरकार का अगर जमींदार विरोधी है तो साथ दें। इसकी विशेषताएं क्या थी कि ये अनेक जगहों पर हिंसा होने लगी, कई लोग मारे गए, घायल हो गए, और हिंसक रूप होने के बावजूद भी आंदोलन को गांधी जी ने वापस नहीं लिया। आंदोलन के दौरान भूमिगत गतिविधियां यानी कि अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ आचार्य नरेंद्र देव, बिजू पटनायक, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण ने शुरू की थी। समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी, सतारा महाराष्ट्र में, तामलुक बंगाल में और बलिया यूपी में। तो कुछ पॉइंट्स को और देखना है, उसके बाद हम भारत छोड़ो आंदोलन के क्वेश्चंस पर आते हैं।
तो 6 जुलाई 1942 को जो वर्धा में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई थी, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत छोड़ो आंदोलन को जो वर्धा कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की बैठक है जो 6 जुलाई 1942 को हुई थी, तो इसी में भारत छोड़ो आंदोलन को जो है वो मान्यता दी गई थी। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब इसी बैठक में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की थी। क्रिप्स मिशन की प्रतिक्रिया में शुरू हुआ था। तो क्रिप्स मिशन की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति लॉर्ड वेवेल था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो भारत का प्रधान सेनापति था वो लॉर्ड वेवेल था। ये याद रखना है, लॉर्ड वेवेल आगे जाकर वायसराय भी बनता है। तो प्रधान सेनापति भारत छोड़ो आंदोलन के समय लॉर्ड वेवेल। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ था तो बम्बई के ग्वालियर टैंक में। बलदेव सहाय जो महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दिया था जिन्होंने, तो उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र दिया था बलदेव सहाय ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था वो उषा मेहता ने किया था। तो उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था। अच्छा, कांग्रेस रेडियो का प्रसारण तो उषा मेहता ने किया था, और इस रेडियो पर नियमित रूप से कार्यक्रम को प्रसारित किसने किया था? तो राम मनोहर लोहिया ने किया था। अमरीकी पत्रकार जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे, यानी कि गांधी जी के साथ थे, वो लुई फिशर हैं। 9 अगस्त 1942 को राजेंद्र प्रसाद गिरफ्तार कर लिए गए थे, बांकीपुर जेल में भेज दिए गए थे। तो राजेंद्र प्रसाद जो है उन्हें बांकीपुर जेल में भेजा गया था। गांधी जी को भी गिरफ्तार किया गया था जब ग्वालियर टैंक से 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की थी बम्बई के ग्वालियर टैंक में। तो 9 अगस्त को ही गांधी जी को फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है और बम्बई में गिरफ्तार किया जाता है, और आगा खां पैलेस में इन्हें फिर आगे जाके कैद कर दिया जाता है जिसमें सरोजिनी नायडू थी। तो बांकीपुर जेल में तो राजेंद्र प्रसाद को और आगा खां पैलेस में गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। फिर 9 अगस्त 1942 को हजारीबाग में गिरफ्तार 2 नेता कौन थे? तो हजारीबाग में जो गिरफ्तार 2 नेता थे वो शिव कुमार और रामानंद। हजारीबाग में जो 2 नेता गिरफ्तार हुए थे 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, तो वो थे शिव कुमार और रामानंद। तो दोनों भगवान के नाम है। रामानंद में राम का नाम आ रहा है और शिव कुमार में शिव का नाम आ रहा है। 7 दिसंबर 1942 को योगेंद्र शुक्ल लाए गए थे पटना में। तो योगेंद्र शुक्ल का नाम आता है पटना में। उसके बाद जगत नारायण लाल की पत्नी कौन थी? तो जगत नारायण लाल की पत्नी रामप्यारी थी। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी आउट नामक पैम्पलेट जारी किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट ये एक पैम्पलेट जारी किया था। तो इसका क्या अर्थ था? तो इसमें संवैधानिक गतिरोध का हल बताया गया था। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पर। तो 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की थी। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस की कार्यकारिणी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया वर्धा में। तो 6 जुलाई 1942 को वर्धा में तो भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा थी, और 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो लॉर्ड वेवेल। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई के जिस मैदान में पारित किया गया था वह था ग्वालियर टैंक। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की संप्रभुता स्वीकार करने को कहा था।
तो ये पॉइंट आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने जितने भी देशी रियासतों के राजाओं थे उनसे अपील की थी कि अपनी जनता की संप्रभुता को वो स्वीकार कर लें। यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, ये जुड़ा है भारत छोड़ो आंदोलन से। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही दिया था। तो करो या मरो का संबंध किससे है? भारत छोड़ो आंदोलन से। बलदेव सहाय, जिन्होंने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दिया था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया क्रिप्स प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में। क्रिप्स प्रस्ताव के विरोध में ही भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में सत्य है कि यह आंदोलन स्वतः प्रवर्तित था, क्योंकि इसमें साफ एक पॉइंट में कहा गया था कि प्रत्येक व्यक्ति अपना नेता स्वयं होगा, यानी कि यह आंदोलन स्वतः प्रवर्तित था। इसने सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया था। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब में से भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो उपयुक्त सभी पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने तो इसलिए नहीं कहा था क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और यूएसएसआर ब्रिटेन की तरफ आ गया था, इस वजह से। यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, इसने भी भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया। फिर आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा जवाहरलाल नेहरू में से 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था। 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो 1942 के कांग्रेस के जो बम्बई अधिवेशन था, इसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया था जवाहरलाल नेहरू ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख्य बनाया था। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख्य जो है वो महात्मा गांधी ने बनाया था। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया तो कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में इसका प्रस्ताव पारित किया गया। जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहे थे, अबुल कलाम आज़ाद। भारत छोड़ो आंदोलन फल किसका था? तो क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों के नैराश्य का, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का और एआईसीसी द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का। तो कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी की बैठक है जुलाई 1942 में हुई थी और अगस्त 1942 में ग्वालियर टैंक बॉम्बे से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने की घोषणा करी गई थी। तो यहाँ यही पूछा गया है कि एआईसीसी द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का जो फल था वो भारत छोड़ो आंदोलन था। एआईसीसी यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, तो कांग्रेस की जो कार्यकारिणी कमेटी है उसने अगस्त 1942 में बम्बई के ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित करने की घोषणा की थी। और क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों से भारतीय निराश थे, इसी के विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। और तीसरा, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी दी गई थी कि अगर जब तक भारत जो है वो ब्रिटिश उपनिवेश रहता है तब तक खतरा है कि जापान भारत पर आक्रमण करेगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किसने किया था? तो उषा मेहता ने। कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था कौन? राम मनोहर लोहिया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उसके साथ थे तो वो थे लुई फिशर। लुई फिशर जो थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ रहे थे, अमेरिकी पत्रकार थे लुई फिशर। गांधी जी का जीवनीकार लुई फिशर एक अमेरिकी पत्रकार था। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे सबसे अधिक व्यापक कहाँ रहे थे? तो बिहार और यूपी यानी कि संयुक्त प्रांत में।
लॉर्ड लिनलिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, इसको सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। तो ये बात सही है बिल्कुल। और कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक संगठन यानी कि किसानों के व्यापक जो जन आंदोलन है वो उठ खड़े हुए थे। तो कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन उठ खड़े हुए थे। तो ये कारण है, इसी कारण से जो लॉर्ड लिनलिथगो है इसने भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 1942 को सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा सिपाही विद्रोह के बाद। तो ये कारण दोनों सही है, दोनों कथन सही है और आर्य का सही व्याख्या भी करता है। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद, जिसने 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था, तो बांकीपुर जेल में। महात्मा गांधी को बंदी बनाया गया था बम्बई में। और भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद कहाँ किया गया था, तो आगा खां पैलेस में। 9 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया था वे थे शिव कुमार और रामानंद। गांधी जी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था, तो मुंगेर में सबसे ज़्यादा ये दंगे हुए थे। इसी में जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान मिली थी भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था जयप्रकाश नारायण ने। भूमिगत गतिविधियां यानी कि अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ को संगठित किया था जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और भी नाम आते हैं। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल लाए गए थे पटना में। जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था, श्रीमती रामप्यारी, जो कि जगत नारायण लाल की पत्नी थी रामप्यारी। भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली, ये बात सही है। दूसरी बात, करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया, तो सही बात है दोनों। और लोगों को जागृत करने में सफलता इसीलिए ही मिली क्योंकि ये जो नारा था इसने लोगों के मन में प्रवेश कर गया ये, और लोगों को मोटिवेट किया। तो दोनों सही हैं और आर्य की सही व्याख्या भी करता है। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है आरएसएस 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा, सही बात है बिल्कुल। और इसका विचार था कि आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नज़दीक आ गए थे, ये बात सही है। क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन जो था इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान जो है उनके बीच नज़दीकियाँ बढ़ गई थी, तो इसलिए कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के वो दोनों नज़दीक थे। कारण क्या था, जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया था और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा था, तो ये बिल्कुल सही है। जिन्ना ने मुसलमानों को भारत छोड़ो आंदोलन से बिल्कुल दूर रहने के लिए कहा था, तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जिस आंदोलन में अरुणा आसफ अली भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी, तो अरुणा जो आसफ अली हैं वो भूमिगत जो भी एक्टिविटीज़ अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ चलती थी उसमें प्रमुख महिला संगठक थी भारत छोड़ो आंदोलन में। तो नाम याद रखना है, महिला प्रमुख संगठक कौन थी, अरुणा आसफ अली। क्वेश्चन इस तरह भी पूछा गया कि आंदोलन जिसके साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हैं, तो अरुणा आसफ अली जो हैं वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ से जुड़ी थी, महिला प्रमुख संगठक थी। भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकारों की स्थापना कहाँ की गई थी, तो बलिया यूपी में, सतारा महाराष्ट्र में। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी, तो भारत छोड़ो जो आंदोलन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी, ये बात सही है। और भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा थी, तो दोनों ही सही हैं क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे पीक पॉइंट था भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जो है वो शक्ति का हस्तांतरण हो गया, भारतीयों के हाथों में सत्ता सौंप दी गई थी। तो दोनों ही सही हैं और व्याख्या भी सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत ही सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया था, और दी वे आउट जो पैम्पलेट था ये इसका संबंध किससे था, तो
संवैधानिक गतिरोध का हल बताया गया था इसमें। तो आज का यहाँ सेशन कंप्लीट होता है। कल के वीडियो में हम देखने वाले हैं सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।